क्या रहमान भोला और जुबैर चरिया खुद से ऑटोमेटिकली उठकर चले गए थे बत्ता लेने के लिए? तो किसी ने तो कहा होगा जी। तो जिन लोगों ने कहा उनका नाम क्यों नहीं आया इसमें? आया ना नाम। किसका नाम है? हमाद सिद्दीकी वगैरह कहाँ हैं? अच्छा, हमाद सिद्दीकी का है, बताए ना, रियासत बताए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके साथी थे पुराने? नहीं, अब वो एमक्यूएम में तो नहीं है ना बहुत सारे लोग। मात को तो मेरा आपसे आपते में है वैसे? नहीं, मेरे तो कभी इत्तेफाक से इसको 2013 ही में पार्टी से निकाल दिए गए थे ना। रहमान भोला और जुबैर चरिया को आप नहीं जानते? मैंने नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एमक्यूएम नहीं जानते। सर वो सेक्टर इंचार्ज, अगर वो सेक्टर से रिलेटेड लोग थे तो होंगे तो सही ना एमक्यूएम? मैं इसी गोले की एमक्यूएम में होंगे ना सर? मैं ये कह रहा हूँ इस एमक्यूएम में, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए कि जो फैसला आया है ये गलत आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फैसला ठीक है। नहीं, ये ठीक भी नहीं करार दे रहा मैं। देखिए मैं अच्छा, इसके फैसला ठीक भी नहीं है, गलत भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, अभी तक का जो फैसला है एटीसी का, उससे ये बात तो तय होती है कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई है। एमक्यूएम बड़ी तगड़ी थी उस वक्त, तो उसने इन्फ्लुएंस किया होगा। तो मैं ये कहूँ एमक्यूएम मुखालिफ ताकतें इस वक्त बड़ी तगड़ी थी, तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया होगा। उस फाइंडिंग को देखा जाए तो फिर उस वक्त की जो एमक्यूएम थी, इसका मतलब है कि उस वक्त की एमक्यूएम का कोई मिलिटेंट विंग था। आज की जो फैसले हुए हैं जी, आज के फैसले के मुताबिक बिल्कुल इसका मतलब उसका मिलिटेंट विंग था। आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ कि उस वक्त की एमक्यूएम में मिलिटेंट विंग था कोई? अगर था तो गलत था जी। एमक्यूएम को किसी मिलिटेंट विंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। और भत्ता भी नहीं लिया जाता था? नहीं। अच्छा, भत्ता लिया जा सकता होगा। देखिए यार, भत्ते और चंदे में सिर्फ रवैये का तो फर्क है। अब क्या ये एमक्यूएम की पॉलिसी थी भत्ता लिया जाए? तो मैं समझता हूँ अगर ऐसी पॉलिसी तो बड़े नालायक लोग थे एमक्यूएम के। कहीं ना कहीं तबाही की जिम्मेदारी एमक्यूएम के कंधे पर है। वो मुझे ढूंढ के दे दीजिए। एमक्यूएम ने अपने अंदर से कुछ लोगों के बारे में लगा उनको, या उनको शिकायतें मिली कि गड़बड़ कर रहे हैं, आपने निकाल दिया। वो निकल गए क्या? उनको सबको जमा करके हकीकी बनी या नहीं बनी? तो तबाही की जिम्मेदारी आप मुझ पर डालेंगे? फिर चाइना कटिंग में कोई भी शामिल हो, गलत हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उधर बैठे हैं, जो लंदन में बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनका ही बता रहा हूँ ना। लेट्स टॉक अबाउट नाउ। क्या आज की एमक्यूएम या एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, इसका कोई मिलिटेंट विंग है? नहीं, इसका दिल चाहे भी तो नहीं हो सकता इस वक्त। गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। कराची पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची पालता है तो पाकिस्तान पलता है, और कराची का रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को चला रहा होता है। उसी हिसाब से कराची की सियासी जमातें भी कराची के हवाले से इम्पोर्टेंस रखती हैं, और उन सियासी जमातों में सबसे सर फहरिस्त अगर कोई है तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का अपना एक किरदार है कराची की डेवलपमेंट के हवाले से भी। और लोग अब कहते हैं कि कराची के अगर हालात आजकल जो हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी भी उसी के सर होगी जो स्टेक होल्डर है। तो इस हवाले से बात करना बनती है, और आज की इस खुसूसी नशिस्त में हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। सानिया, बल्दिया टाउन केस का फैसला आया है, तो ऐसा नहीं है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट का ये फैसला एक तो बहुत लेट हुआ है, ताख़ीर से है, दूसरा इसके आने के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऊपर एक बदनुमा दाग सा नहीं आया? हाँ, ये तो मंसूबा साजों के ध्यान में होगा। अच्छा। तो ये इतना बड़ा वाक़या हुआ और निकल भी गया, और इसको एक हादसा भी करार दे दिया गया, और मिस कैसे हो गया? अगर एमक्यूएम जैसी जमातों को इस तरह के वाक़यात के साथ जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है 70 साल का, वो उसके ख़तरात कम हो जाते हैं। अच्छा, ये फ़ैसला है, और इसमें जो भी लोग शरीक रहे, जिनको भी सज़ा दी गई है, अगर वाकई उन्होंने किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए। एमक्यूएम का फेस डैमेज नहीं हुआ इस फैसले के बाद? बिल्कुल डैमेज क्यों नहीं होगा? किसी का भी किया जाए, किसी के साथ भी इतना बड़ा वाक़या। आप कह रहे हैं कि किया गया है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर नहीं। अच्छा भाई, अगर किसी को एमक्यूएम के खिलाफ जब ऑपरेशन हुआ है 92 में, तो कराची में तो कोई मसला नहीं था। कराची 1.5 साल, यानी कि 8 अगस्त 1990 से लेकर 6 अगस्त 1990 से लेकर जी, और 18 जून 1992 से, मेरा गुमान ये है कि 70-72 साल के पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दौर कराची का था। वही था जब कराची में क्राइम तो कई 100% कम हो गए थे। कराची आबाद होने लगा था, उसकी रातें जागने लगी थी,
यहाँ से रेवेन्यू देने का सिलसिला भी बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ के 25-30 हज़ार लड़कों को नौकरियाँ दी जाने लगी थी। जब कराची में कोई मसला नहीं था तो कराची में ऑपरेशन हुआ। तो कराची की ये तर्ज सियासत है तो किसी को खतरा है ना। ये तो मान लीजिए कि जागीरदाराना सियासत को बहुत बड़ा खतरा ही है, एमक्यूएम का तर्ज सियासत। तो हो सकता है भी ये सोचा गया हो। नहीं, इसमें तो कोई दो बातें। खालिद भाई, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जमात सही तरह से मुनज़्ज़म थी, पॉलिटिकल पार्टी और है, तो वो एमक्यूएम। अच्छा, एमक्यूएम के साथ भत्ता भी है ना। हाँ, मैं यही 12 मई भी है ना। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन ये मुझे बता दीजिए कि क्या रहमान भोला और जुबैर चरिया खुद से ऑटोमेटिकली उठकर चले गए थे भत्ता लेने के लिए? तो किसी ने तो कहा होगा जी। तो जिन लोगों ने कहा उनका नाम क्यों नहीं आया इसमें? आया ना नाम। किसका नाम है? हमाद सिद्दीकी वगैरह कहाँ है? अच्छा, हमाद सिद्दीकी कहाँ है, बताया ना, रियासत बताए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके साथ थे पुराने। नहीं, अब वो एमक्यूएम में तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग बहुत अरसे से नहीं है। अम्माद को तो मेरा आपसे राब्ते में है वैसे? नहीं, मेरे तो कभी इत्तेफाक से इसको 2013 में ही पार्टी से निकाल दिया गया था ना। उसके बाद दुबई चले गए, पता लगा पकड़ा गया है, क्या हुआ है। तो देखिए, एक बड़ी ज़बरदस्त तरक्की की पाकिस्तान ने, कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें भी बनाई हैं। उसमें कुछ ऐसी मसनूई जमातें हैं कि आपने 100 कत्ल भी किया हो, उनकी टनल से गुजरे हैं तो आप बेगुनाह फरिश्ते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ भी चले गए। तो शायद भोला वोला ने भी कोशिश की, वो एमक्यूएम को छोड़ के चले गए। ऐसी कमबख्त एमक्यूएम में कौन रहेगा जिसमें आपने कुछ किया भी नहीं तो पकड़े जाते हैं, और तो जिन्होंने किया गया हो तो उनके बचने के इम्कानात भी नहीं थे। मैं नहीं मिला उन लोगों से कभी, मैंने नाम भी नहीं सुना था। इत्तेफाक से वजह रहमान भोला और जुबैर चरिया को आप नहीं जानते? मैंने नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एमक्यूएम नहीं जानते। सर, वो सेक्टर इंचार्ज, अगर वो सेक्टर से रिलेटेड लोग थे तो होंगे तो सही ना। जी, मैं इसी गोले की एमक्यूएम में होंगे ना सर। मैं यही कह रहा हूँ, इस एमक्यूएम में तो मैं तो अपना बता रहा था। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरी जो 13-14 साल की जिला वतनी है, ये उसके दौर में हुआ ना, वाकई में नहीं था। तो उस दौर में जिन लोगों के पास एमक्यूएम थी, जो इन लोगों को डील करते थे, वो इसका सही जवाब दे पाएंगे। अब थोड़ी हमारी मजबूरी है कि आज एमक्यूएम में नहीं है, वो लोग कहीं और होंगे, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए कि ये जो फैसला आया है ये गलत आया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। फैसला ठीक है? नहीं, ये ठीक भी नहीं करार दे रहा मैं। देखिए, मैं अच्छा, इसलिए बता रहा हूं, ठीक भी नहीं है, गलत भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये दिया है एटीसी ने, एंटी टेररिस्ट कोर्ट। ठीक है, एटीसी ने तो ये भी दिया था फैसला कि अमजद साबरी को एमक्यूएम वालों ने मारा। ठीक है जी। तो अब निकले तो कोई और ना, जिन्होंने ये नाम दिया था, जिन्होंने ये फंडिंग दी थी कि एमक्यूएम ने मारा है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई। इसके बाद अपील का हक है, अब देखते हैं अगली कोर्ट में क्या होता है। वो बात तो बात की मेरी सिर्फ आपसे दरखास्त ये है कि जब ये हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, जो फैसला हो जाए, तो फिर मुझे मौका दीजिएगा अपने साथ गुफ्तगू करने में। मुझे लगता है कि हालात बहुत बदल चुके होंगे, ठीक है। लेकिन जो फैसला आ गया है, जिसने भी किया, एमक्यूएम में है भी या नहीं भी है, इनको तो इस सफाकी की तो वो सजा देनी चाहिए कि दुनिया याद रखे। लेकिन और अगर ये एमक्यूएम में रहते हुए उन्होंने किया, तो एमक्यूएम भी बड़ी जिम्मा नहीं हो सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात तो हम मानेंगे कि अभी तक का जो फैसला है एटीसी का, उससे ये बात तो तय होती है कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला जो आखिरी जीआईटी बनी थी, उसकी फंडिंग कोई हुई होगी ना, तो उन्होंने उस फंडिंग को क्यों ओवर रूल किया, पहली जीआईटी इग्नोर कर दिया या नहीं माने। अच्छा, इसको लोग कह सकते हैं कि क्योंकि एमक्यूएम बड़ी तगड़ी थी उस वक्त, तो उसने इन्फ्लुएंस किया होगा। तो मैं ये कहूँ, एमक्यूएम मुखालिफ ताकतें इस वक्त बड़ी तगड़ी थी, तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया होगा। नहीं सर, इसमें 2-3 चीजें एस्टैब्लिश होती हैं। एक चीज ये एस्टैब्लिश होती है कि अगर उस वक्त की उस फंडिंग को सही समझे, बहुत सारी चीजें एस्टैब्लिश होती हैं जो आप कह रहे हैं, जी, और सही भी हो सकती है। मैं वो यही कह रहा हूँ कि अगर उस फाइंडिंग को देखा जाए तो फिर उस वक्त की जो एमक्यूएम थी, इसका मतलब है कि उस वक्त की एमक्यूएम का कोई मिलिटेंट विंग था। आज की जो फैसले हुए हैं, जी, आज के फैसले के मुताबिक बिल्कुल इसका मतलब उसका मिलिटेंट विंग था। आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ कि उस वक्त की एमक्यूएम में मिलिटेंट विंग था कोई? देखिए, मिलिटेंट विंग तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची से ताल्लुक रखने वाली, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 10-12 सियासी जमातों को कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें एमक्यूएम का नाम भी लिया गया था, तबर्रुक के तौर पर लिया गया हो या शवायद के दौर पे लिया गया हो। लेकिन ये सवाल सिर्फ मुझसे ही होगा, उन बहुत सारी जमातों से नहीं होगा। उनसे भी होता है सर। अच्छा, ठीक है, उनसे भी होता है, मैं करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अगर था तो गलत था जी। एमक्यूएम को किसी मिलिटेंट विंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, और भत्ता भी नहीं लिया जाता था। नहीं, अच्छा, भत्ता लिया जा सकता होगा। देखिए, देखिए, मुझे आपकी ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि कहीं अगर गलती कोताही है, आप एडमिट करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। पूरी बात सुनिए। देखिए, एमक्यूएम बड़े फख्र से कहती थी कि वो चंदा लेके चलती है।
कहती थी ना, यार भत्ते और चंदे में सिर्फ रवैये का तो फर्क है। किस चीज़ का फर्क है? आप भत्ता, आप चंदा मांग किस तरह रहे हैं, वो भत्ता है। तो हो सकता है किसी ना किसी लेवल पर ये वाली गलतियां वो चंदा लेने जाने वाले लोगों से हो सकती होगी। अब क्या ये एमक्यूएम की पॉलिसी थी भत्ता लिया जाए? तो मैं समझता हूँ अगर ऐसी पॉलिसी थी, बड़े नालायक लोग थे एमक्यूएम के। उससे आसान तरीके हैं पाकिस्तान में लूट मार के, जिससे जिसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी है और आपकी इज्जत भी बढ़ती है। मैं जब फेडरल मिनिस्टर था 97-98 में, जी मुझे याद है, उस वक्त मेरी पार्टी मुझसे कहती यार 50 करोड़ रुपए कर्जे लो और उसको माफ करा दो, तुम्हारी पाकिस्तान में इज्जत भी बढ़ेगी। इस काबिल तो थे ना, कम से कम 50 करोड़ कर्जा लिया और फिर इतने बड़े थे कि माफ भी करा दिया। और मुझसे कहते यार 20 करोड़ अपने पास रखो, 30 करोड़ पार्टी को दो। तो मेरे अमेरिका में ये गुजरे हुए 14 साल भी बड़े आसानी से गुजर जाते हैं ना। ये तो करने की इजाज़त थी नहीं पार्टी में। वो ऐसी रियायतें जो पाकिस्तान में मिनिस्टरों को और MNAs वगैरह को अलाउ है, हम तो उनको भी कौमी जुर्म समझते थे, नहीं इजाज़त देते थे कि भाई आप MNA होने की हैसियत से आप वो मिनिस्ट्री जो मेरे पास थी, मुझसे पहले भी MKM के पास थी, वो कोटे की मिनिस्ट्री कराती थी कि आप वैक्स का कोटा दे दें और वो आयरन स्क्रैप का कोटा दे दें, वो सबको देना अलाउ थी। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते थे। एमक्यूएम को अलाउ नहीं थी कि आप एमक्यूएम के किसी जिम्मेदार, किसी MNA MP को नहीं दे सकते थे वो कोटा, एमक्यूएम का वजीर। तो हम पे तो इतनी सख्तियां थी। तो बड़े नालायक हमारी लीडरशिप थी कि ये इज्जत कमाने वाले तरीके से पैसे नहीं कमाए, और वो लोग जो आपको वोट भी दे रहे हैं, मुश्किल वक्त में छुपा भी रहे हैं, उनको टीटीए दिखा के उनसे 100-100, 200 रुपए, 2-3 हज़ार रुपए जमा करके 30 करोड़ जमा करना ज़्यादा मुश्किल काम है और इज्जत का काम है या वो गलत। यानी आप कहते हैं कि हो सकता है, शायबा है कि उस वक्त की एमक्यूएम के अंदर शायद कहीं कोई, नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि भाई रवैये के। लेट्स टॉक अबाउट नाउ। क्या आज की एमक्यूएम या एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, इसका कोई मिलिटेंट विंग है? नहीं, इसका दिल चाहे भी तो नहीं हो सकता इस वक्त तो। इतना दबा दिए गए, वो निकल रहे हैं। अच्छा, नहीं लड़ेंगे नहीं। और अभी 2 प्रोग्रामों में बोल चुका हूँ। अच्छा, ये तो सबने देखने ना, लड़ना जानते हैं। हाँ। लेकिन लड़ेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो कम से कम नहीं होने देंगे, किसी भी ऐसे मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेंगे, शिकार नहीं होंगे जिसमें अपने लोगों को मारे भी, मारने वाला भी अब वही हाथ हो, मरने वाला भी। यानी जितना इस्तेमाल होना था हो चुके, अब शायद इस्तेमाल ना हो। हाँ, बहुत सारी गलतियां तो पाकिस्तान की मोहब्बत में ही कर गए यार। अच्छा, और उन गलतियों का क्या जिसमें दुश्मन मुल्क की मोहब्बत का दोहरावा किया जाता है वहाँ बैठ कर लंदन में? नहीं, वो देखें, ये शायद कंडेमेबल है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना काबिल बर्दाश्त है, काबिल मजम्मत है, और उस पर तो इससे आगे जाके होना चाहिए। नहीं, सारे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। अब मेरी बात जी प्लीज, ऐसी जो मिलती जुलती बातें हैं जो की वजह से ये 22 अगस्त हुआ जी, पाकिस्तान के खिलाफ एक नारा लगाया गया और उसकी हुर्मत पे पूरी तंजीम खड़ी हो गई अपने बानी लीडर के खिलाफ। जी। देखिए, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के ऐवानों में भी इससे मिलते जुलते नारे लगते रहे। किसी की जमात ने अपने लीडर को, बानी लीडर को उससे लाताल्लुक ऐसा नहीं हुआ ना। मैंने अपनी आंखों से तो फर्स्ट टाइम देखा है। तो इसको किसी ने एमक्यूएम के क्रेडिट में डाला है कि एक जमात पूरी खड़ी। आप बोलेंगे खौफ की वजह से हो गया है? नहीं, खौफ से ज्यादा एक्सेप्टेंस है ना सर। एक्सेप्टेंस होती देखें तो फिर तो मैं ये कह रहा हूँ खौफ की वजह से भी हो सकता है, लेकिन बाकी जमातों को क्यों खौफ नहीं हुआ? उनका लीडर अगर कोई आके असेंबली में ऐसी बात कह गया कि मैं तो उसको गैरतमंद पख्तून नहीं समझूंगा जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, तो वो वही नारा है ना, जो वही बात हुई ना जो कि 22 अगस्त को लगाई गई है। इनके पाकिस्तान की शख्सियात हैं जो काफ़ी दिनों से टीवी पे बहुत कम नजर आ रही हैं, जैसे हैदर अब्बास रिजवी साहब, बड़े वोकल, आउटस्पोकन, दलील के साथ बात करने वाले। नजर नहीं आ रहे। क्यों नजर नहीं आ रहे? कहाँ हैं वो आजकल? शायद एमक्यूएम को डिफेंड करने के लिए एक सबसे बड़ा मजबूत हथियार था। तो उन पे मुझे बताया गया जी उनकी मौजूदगी में कि भाई इन पर आशूरा बम ब्लास्ट का केस है। अच्छा। तो हैदर ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसी आशूरे में करबला में था। तो जिन्होंने ये कहा उनका चेहरा तो उतर गया, लेकिन क्योंकि इल्ज़ाम लगाना मकसूद था ताकि एमक्यूएम के काम ना है। कहाँ से वो पहले तो चले गए थे, कनाडा में थे, उबर चला रहे थे जी। अच्छा, वहाँ उबर चला रहे थे? वो देखा होगा ना आपने, तो उबर का ले लिया था लाइसेंस और चला भी रहे थे, उसकी आईडी भी उन्होंने लगाई थी। आजकल कहाँ है? अच्छा, अब दुबई में है। अच्छा। क्योंकि उनके बच्चे हैं, वालदा बीमार हैं,
तो अक्सर उनको सबको दूर पड़ता था। वो शायद अब जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कोई, और दुबई में काफ़ी अरसे से। अच्छा खालिद साहब, आप ही की पार्टी से वाबस्ता रहने वाली एक शख्सियत जिनकी अब एक अपनी पार्टी है और उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एमक्यूएम के अगेंस्ट, उनका कहना ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी एमक्यूएम लंदन की एक ब्रांच है, इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड ये करेंगे? साबित करना उनका काम है। अगर ये 22 अगस्त का फैसला के बाद भी किसी को इत्मीनान नहीं है, तो यार हमारी भी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि इत्मीनान दिलाएं। ठीक है ना। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं। एमक्यूएम जिस दिन आना चाहें हाँ। आ जाएं, और जिस ओहदे पे आ सकते हैं आ जाएंगे। वो कहते हैं आप लोग चल के आ जाएं, आप कहते हैं वो आ जाएं। नहीं, अच्छा ये है क्या नहीं, मसला, क्या है लड़ाई, क्या है बोन ऑफ कंटेंशन, क्या है अच्छा, बेसिकली? नहीं हम भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि वो सारी पाबंदियां जो एमक्यूएम के आइन में है, रिवायात में है, उसूलों में है, जिसका पाबंद मैं हूँ इस वक्त बहैसियत कन्वीनर के, उसके पाबंद फारूक भाई भी होंगे। ठीक है। लेकिन हम में से कोई आदमी भी अपने आप को अगर किसी पार्टी या मुल्क के आइन, रिवायात और से बुलंद समझेगा, तो ये फिर मिडिल क्लास की नहीं हुई, तो जागीरदारों की। कहने का मतलब है कि वो इस तरह से बिहेव करते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आ जाएं भाई, और बड़ी इज्जत से आएं। नहीं, मेरा आपके जवाब में से सवाल निकल आया, मेरा इसका जवाब जरूर दें। नहीं, मैं क्या कहीं ऐसा कुछ शायबा है कि वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि अगर अपने आप को रूल से ऊपर समझते हैं, जो आप लोगों ने डिवाइस किया है? मैं अगर आज एक कन्वीनर के हैसियत से अपने किसी दोस्त को ले आऊंगा पार्टी में जी, आउट ऑफ द वे, और फिर चाहूंगा कि वो तमाम पार्टी की रिवायत से अलग हटके बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे आ जाए। टिसौरी साहब की बात कर रहे हैं ना? इस तरह कोई भी। जी मैं समझ गया। तो कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा, तो मेरी पार्टी भी मुझे फारूक सत्तार की तरह बाहर निकाल देगी। और ऐसी पार्टी एमक्यूएम के लिए दुआ करें कि ये पार्टी अच्छी रहे, शख्सियात के बजाय उसूलों पे कायम रहे। और शख्सियात देखें, अल्लाह का शुक्र है एमक्यूएम एक और चीज़ साबित कर रही है कि लीडरों की तकसीम होने से, चेहरों की तकसीम होने से तहरीकें तकसीम नहीं होती हैं। वोट बैंक इंटैक्ट है, कारकुनों की 90% तादाद अगर इंटैक्ट है, तो पार्टी तकसीम नहीं हुई है, बल्कि उसमें से कुछ लोग निकल गए। जो मैं कहता था, आपको लगता है कि वोट बैंक इंटैक्ट है? जनाब, कम से कम जो लोग कम हुए हैं, पार्टी पीटीआई बड़ी सीटें ले गई है सर यहाँ से। हाँ ठीक है, अगर पीटीआई को यकीन आ जाए तो आपको भी यकीन आ जाना चाहिए तो कि वो वाकई जीत गई है। अच्छा, पीटीआई नहीं जीती? नहीं मैं कह रहा हूँ जुबानी बात में मेरा सवाल बनता है फिर उसके बीच में से। नहीं, मैं पीटीआई नहीं जीती, जितवाई गई है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जीते यहाँ से ना, हाँ, वो हैरान है और हम जीत कैसे गए, और जो जिन्होंने जितवाया है वो परेशान है। और जिम्मेदार आप है, जिम्मेदारी आप पे डाली जा रही है। अच्छा, ये एक ऐसी जमात है एमक्यूएम कि 93 में तो कौमी असेंबली में थी नहीं, उसको कोई फर्क पड़ गया क्या? आज 4 सीटें, पिछली दफा 24 थी। जी जी जी। तो एमक्यूएम की ताकत में क्या फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ा है? मैंने कहा था खुद, जब आखिरी दिन था ना इलेक्शन का, जी जी, मैंने कहा था आपने हमें गिना तो नहीं। अगर आपने हमारे वोटों को भी नहीं गिना तो याद रखना, अगर हमें गिनोगे नहीं तो हमें तोलना पड़ जाएगा। तो 24 सीट थी पिछली दफा, हुकूमत बनाने के लिए हमारी जरूरत नहीं थी। आज 7 थी, हम ना होते, हम 7 ना होते इन 7 सीटों के साथ, तो ये हुकूमत कायम ना हो पाती। ऐसे ही है। सुनने को ये मिला था कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी तो वो कोई सीट वीट ले पाते, कि ऐसा क्या हुआ कि वो भी कोई एक सीट भी नहीं निकाल पाए? लोग नहीं देखा है मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी बनी किस तरह है, तो इसलिए हैरान नहीं होना चाहिए कि 92 में भी एमक्यूएम का एक धड़ा बन गया था, एमक्यूएम हकीकी। और गुमान ये था जिन्होंने बनाया था कि जो अभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान के 2 धड़े हैं सर, एक फारूक भाई का, एक आप लोगों का। चले, अब वो तो देखना है कि कौन सी लेजिटिमेट पार्टी है। हमने तो आपको लेजिटिमेट समझा, इसलिए आपका इंटरव्यू हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो फारूक भाई जो कह रहे हैं वो उनका हक है, उनको कहना लेकिन चाहिए। धड़ा तो नजर आता है बज़ाहिर। धड़ा इसलिए नहीं है ना कि वोटों की तादाद, कारकुनों की तादाद, तो मैं भी अगर कल वहां जाके खड़ा हो जाऊंगा ना जी, तो इस एमक्यूएम को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा था कि उस जमाने में जो लोग उनको लगता था मंसूबा साजों को, या जिन्होंने हकीकी बनाने में फैसिलिटेट किया, अगर ये लोग एमक्यूएम में ना हो तो ये एमक्यूएम दब गई।
तो बना दी गई थी। बनाया नहीं गया था, पूरा पाला गया था, ताकत दी गई थी, असला दिया गया था। किसी ये वो लोग थे उमन जो कि गलत या सही जिनके बारे में कहा जाता था ये मसल पावर है, ये ताकत इस्तेमाल करते हैं, ये जराए में भी पड़ गए। तो एमक्यूएम ने एक दिन हिम्मत करके 90 में जब नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत बनाई तो शायद एमक्यूएम ने सोचा हो, कुछ गुमानी हो कि पंजाब के साथ पार्टनर बन गए, अब पार्टी को भी सही करने का मौका है और अब हम चलेंगे आगे तक। तो उन्होंने लोग निकाल दी। कौन लोग निकाल दिए? जिनके बारे में हुकूमतों को या रियासत को था कि भाई ये गड़बड़ लोग हैं, उनको निकाल दिया तो उन पे दस्ते शफकत आ गया, पूरी ताकत दी गई। क्या हुआ? उनको तो जहाँ से एमक्यूएम 1,47,000 वोट लेती थी वहाँ तो 400-400 वोट पड़े इनको। ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही हुआ। तो एमक्यूएम ने एक इलेक्शन था जिसको 93 में हिस्सा नहीं लिया जी। तो एक बड़ा नाम था, कराची का इज्जतदार नाम, एमक्यूएम का नहीं थे, मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन लड़े थे, वो 17,000 वोटों से उस सीट पे जहां से हम 1,47,000 वोट लिए थे वो एमएनए बन गए थे। तो आपको कह सकते हैं आप जीत गए थे, कराची के नुमाइंदे होंगे, लेकिन वो लोग सब शर्मिंदा थे ना। तो अभी भी जो लोग हैं शर्मिंदा है थोड़े से। राइट। अच्छा, पॉलिटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कराची वाले आने वाले दिनों में ये एमक्यूएम पाकिस्तान के जो अपेरेंट दो धड़े हैं, फारूक भाई आप और मुस्तफा कमाल साहब, एक तीसरी पार्टी हो गई, इसको एक होता हुआ देख सकते हैं? हो सकता है। देखिए हकीकी के कुछ लोग आए ना, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो भी अपनी गलती को तस्लीम करके आए ना, जो हुआ। तो आ जाए, तजर्बेकार लोग हैं, आ जाएंगे तो हमें हौसला भी होगा। हम उनकी इज्जत को, ये हमारी जिम्मेदारी है। राइट। अच्छा, अब एमक्यूएम की बात करने से पहले ज़रा एक नेशनल पॉलिटिक्स में आपके किरदार की बात कर लेते हैं। आप वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहे और फिर क्या ऐसी वजह बनी कि आपको मुस्ताफ़ी होना पड़ा, या उधर से ऑर्डर्स ऐसे है कि आपको छोड़ना है, या नहीं आपने? नहीं, उस पर तो बड़ी नाराज़गियाँ हुई हैं। अच्छा, छोड़ने पे वजह क्या बनी? दो वजूहत हैं। एक तो जिस जिम्मेदारी पे मैं हूँ मुझे तो वजीर बनना ही नहीं चाहिए था। आपकी टीम का कोई बंदा होना चाहिए। तो नाम ही अमीन भाई का दिया गया था और डिप्टी इकबाल का नाम दिया था हमने। तो जिस दिन ये कैबिनेट का, यानी कि जिस दिन हलफ उठाना था उससे एक दिन पहले टीवी पे चलने लगा कि भाई मेरा नाम वजीर के तौर पे। तो मैंने कहा कि वो यूजुअल सस्पेक्ट समझ रहे होंगे, मुझे पहले भी वजीर रहा हूँ और ज़्यादा नोन नाम हूँ, पार्टी सरबराह हूँ। अचानक पता चला कि नहीं, वाकई आपका नाम। जो एमक्यूएम में जो लोग एमक्यूएम को जानते हैं उनको हैरान हो रहे होंगे कि एमक्यूएम को सरबराह ने क्या हरकत कर दी कि खुद ही वजीर बनने चला गया। तो मुझे फिर शायद अकील करीम डैडी ने या अहमद चुनाई ने किसी ने फ़ोन किया, मुबारकबाद कर। मैंने कहा नहीं भाई, गलत खबर है। उन्होंने कहा खालिद भाई नोटिफिकेशन चल रहा है आपका। तो फिर मैंने जहांगीर तरीन को फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या है, आपने तो मुझे एम्बैरस कर दिया। पार्टी ने मुझे नाम लेके भेजे हुए हैं दो जिनके नाम देने, उन्होंने कहा नहीं खालिद भाई ये तो हमने साजिश की है पीटीआई ने आपके साथ, अब आपने अपना नाम वापस नहीं लेना है। सुबह था 9 बजे हलफ, 10 बजे जी जी मैं नाराज़ हो गई, कराची वापस आ गया। तो जितनी देर में मैं जहाज़ में था तो एमक्यूएम बैठ गई। तो एमक्यूएम बड़ी इंतज़ार थी कि ये मौका मिला है एक नई तीसरी ताकत के साथ हमें काम करने का, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अभी हम ये कुर्बानी देते हैं कि खालिद भाई चले जाएं, कुछ अरसे रह लें, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। उसके बाद देखेंगे फ्यूचर प्लान। तो मैं चला तभी अमीन भाई बात, फिर दूसरी वजारत भी नहीं दी गई। फिर मेरे जाने से जो एडवांटेज होना चाहिए था वो एडवांटेज नहीं हुआ। तो शुरू का 1 साल 1.25 साल तो ये रहा, हमें लगा कि भाई पहली दफ़ा आए तो शायद पीटीआई के साथ फर्स्ट टाइम है, शायद तजर्बे की कमी हो ना, वज़ीर आज़म भी पहली दफ़ा बने थे। 18वीं तरमीम, लेकिन सर 18वीं तरमीम पे बाद में आते हैं। अलमिया ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, वो एलआई रही है, वफाक में अक्सर एलआई रही है, तमाम 18वीं तरमीम में भी रही है ना। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस आप सिंध गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे हैं। मैं हमेशा 18वीं तरमीम की मुखालफत थोड़ी कर रहा हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए जी प्लीज़। मैं तो ये कहता हूँ 18वीं तरमीम पे मुकम्मिल अमल दरामद होना चाहिए। वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर। लेकिन सर ये आप फिर वफाक में अपने एलआई की मुखालफत कर रहे हैं इस बात के ऊपर? करेंगे यानी इसका मतलब है जो वफाक के वज़रा डिमांड करते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ शिकों के ऊपर उनको एतराज़ात हैं, वो गलत डिमांड है। लेकिन उनसे पूछना ये चाहिए जी, क्या आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर के खिलाफ हैं?
वेलकम बैक। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सियासतदानों को इतने मुदब्बराना अंदाज में जवाब देते हुए देखता हूँ, और एमक्यूएम पाकिस्तान की एक जो टोन सेट की हुई है दुनिया ने खामखा की, उससे हटकर जिस तरह से जवाब मुझे मिल रहे हैं, मुझे तो बड़ा इत्मीनान मिला है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ दूसरा गुमान ये भी आता था, इसमें ज़्यादातर लोग तो वो हैं, उनको तो बहुत तजर्बा है, कई सियासी जमातों का तजर्बा है, कई हुकूमतों का तजर्बा है। जी जी। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये गुमान उन्हें लगा कि शायद संजीदगी की कमी है, और उसमें कम से कम संजीदगी की कमी ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए गवर्नमेंट ना, तो थोड़ा अभी तक नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता, उस वक्त हमें लगा। अच्छा, उस वक्त लगा। तो फिर ये कि फिर हमारा लोग हमसे सवाल कर रहे थे ना कि भाई सारी चीज़ों में तो फिर हुकूमत के जो फैसले हैं या कारकर्दगी है, अब बेहतरी आई है संजीदगी में, आपको लगता है? दुआ है कि, और दुआएं हमारी उम्र कबूल हो जाती हैं। तो बड़ा जुबानी जवाब दिया आपने। आप ना सवालों को घुमाने में एक्सपर्टीज रखते हैं। आपको एक बात बताऊं, मुझे ये बताएंगे, अब आपको लग रहा है कि अब संजीदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगर हुकूमत चलाने में संजीदा होगी तो बेहतरी के आपको नताइज भी नजर आने होगी, होना चाहिए। ये जुमले तो हम सुनते आ रहे हैं। मैं तो आपसे एज एन एलाय अमीन भाई मुतमईन है कि बहुत सारी चीजों को समझ भी आ रहे हैं और काम भी हो रही है। आपने बीच में लेकिन ये था कि ये डर था कि लोग कहते हैं कि भाई आप कैबिनेट भी बैठे हुए हैं और यहाँ के छोटे छोटे मसले भी हल नहीं हो रहे हैं। जी जी। तो हम निकल गए थे, बड़ी नाराजगी हुई थी, हरसिम से हुई थी डॉक्टर साहब, और आपने बीच में मशरूत कर दिया था मेरी दोबारा हुकूमत में ज्वाइन करने से, मेरे ज्वाइन करने पे, लेकिन पार्टी ने समझाया। बीच में आपने नाम लिया जहांगीर खान तरीन साहब का। तरीन साहब के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, या जिस अताब में वो आए वो ठीक आए? नहीं, अगर जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं और वो हुकूमत में रहते हुए इन सारी चीज़ों का हिस्सा थे, तो मैं समझता हूँ तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। तो जब बात की जाती है कि लंदन से लोगों को वापस लाया जाए, तो तरीन साहब भी लंदन में मौजूद हैं, तो अगर केस चल रहा है तो उनको वापस लाना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर पीटीआई का हिस्सा है तो ये पीटीआई की पीटीआई तो कहती है वो हमारा हिस्सा नहीं है, अब नहीं है। हाँ, कोई निकालने का मैंने सुना नहीं है। हाँ, मैंने नहीं सुना। अपेरेंट जो उनके वज़रा है वो ये कहते हैं कि ही इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, लेकिन वो अगर आप, मैं इस तरह का कोई जवाब देता, आप मुझसे कहते हैं ना कि कोई हमने आपकी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है कि जिसमें निकालने का ऐलान किया गया। राइट। कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और जाहिर है कि यहाँ उर्दू बोलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हैं। मेयरशिप वसीम अख्तर साहब के पास रही है, और वसीम अख्तर साहब की डिलीवरेंस के ऊपर बड़े सवालिया निशान। आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग ये बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। क्या वाकई वो हैंडीकैप्ड थे, या नैब उनके पीछे जो पड़ी हुई है वो ठीक पड़ी हुई है? दो बातें जी। कि वसीम अख्तर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी जी, कि वो पीने का पानी देंगे, वो निकासी आपको बंदोबस्त करेंगे। उसके लिए एक इदारा है कराची में, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वो वजीर आला के अंडर में है, वजीर बल्दियात के अंडर में है, मेयर के अंडर में। लोगों का एतराज़ तो इस बात पे होना चाहिए था कि ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो वसीम अख्तर से पहले तमाम कराची की मेयर्स के अंडर में रहा है, वो कराची की मेयर के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि लोग तो उसी से मांगेंगे पीने का पानी या सीवरेज के मसले के हल के लिए। तो मेयर कराची ये कर नहीं सकता था। फिर कचरा उठाना, तो जो कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थी वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बन गई, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बन गई जी, जो कि वजीर बल्दियात इसके अंडर में थे। मेयर कराची तो अगर कचरा कहीं का उठाता तो उसकी एफआईआर भी कर सकती थी। ठीक है, तो आप मेयर से और किस चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या करे? उसके पास जो वसाइल सिंध गवर्नमेंट देती थी, कहते हैं कि वसाइल थे और ग्रांट्स आई हैं, ग्रांट्स के नाम पर बातें चल रही हैं कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से और इधर उधर से बहुत। क्या वसीम अख्तर के पास आई हैं या सिंध हुकूमत के पास आई हैं? ये आप क्लैरिफाई करें, मैं आपसे। जी नहीं, कोई ग्रांट वसीम अख्तर को नहीं मिली है। यानी कि इवन वो जो हम फेडरल गवर्नमेंट से मांग रहे थे वो भी वसीम अख्तर को नहीं मिली, रुक गई ना। कि तो बहरहाल ये आप कह सकते हैं कि जितने भी इख्तियारात थे वो सही इस्तेमाल नहीं। अगर तो आप कुछ कर नहीं सकते थे तो आपको फिर मेयरशिप ली क्यों आपने? हाँ जी, इतना टाइम आपने क्यों गुजारा है? क्यों गुजारा? मेरे भाई, इस वक्त अदालत में 140A लेके गया, बस मेयर लेके गया है, और अगर मेयर भी हमारा नहीं होता तो मुकम्मल तौर पे अभी जो 23 तारीख को कल जो सुप्रीम कोर्ट में अदालत
140 ए को सुनने जा रही है। अगर वहां से फैसला मजबूत आ गया तो कराची के सारे मसले हल हो जाने, मुतालबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदालत की जरूरत पड़ गई। अदालत की जरूरत क्यों पड़ गई कि देखें 18वीं तरमीम में एक आर्टिकल 140 ए भी है। जी जी। क्या कोई महज़ब कौम और जमहूरी अदवार में ये मुमकिन है कि आप आइन के वो शिकें जो आपको सूट करती हैं उस पर तो अमल करें, और जो शिकें सूट नहीं करती उस पर अमल ना करें। 18वीं तरमीम, लेकिन सर 18वीं तरमीम पे बाद में आते हैं। अलमिया ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, वो एलाई रही है, वफाक में अक्सर एलाई रही है, तमाम 18वीं तरमीम में भी रही है ना। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस आप सिंध गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे हैं। मैं हमेशा 18वीं तरमीम की मुखालफत थोड़ी कर रहा हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए जी प्लीज। मैं तो ये कहता हूँ 18वीं तरमीम पे मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर। लेकिन सर ये आप फिर वफाक में अपने एलआई की मुखालफत कर रहे हैं इस बात के ऊपर? वो करेंगे यानी इसका मतलब है जो वफाक के वज़रा डिमांड करते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ शिकों के ऊपर उनको एतराज़ात हैं, वो गलत डिमांड है। लेकिन उनसे पूछना ये चाहिए जी, क्या आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर के खिलाफ हैं? क्या आप आम पाकिस्तानी को खुद मुख्तार नहीं बनाना चाहते, बाइख्तियार नहीं बनाना चाहते? वफाक के बाइख्तियार होना चाहिए, सूबाई हुकूमत के पास होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान के आम पाकिस्तानी बाइख्तियार हो और पकड़ सके। 18वीं तरमीम में 2 मरहले थे ना, कि वफाक से कुछ चीज़ें और कुछ सब्जेक्ट लेकर सूबों को दिए जाए, और सूबों से कुछ सब्जेक्ट और कुछ वसाइल लेकर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाए, जो बुनियादी हुकूमत कहलाती है, जो कि आम पाकिस्तानियों से ताल्लुक़ है, नालियों का, गलियों का, मोहल्लों का, सड़कों का। तो वफाक से तो सूबों में आ गई, सूबे इसके बजाय सिंध सूबा, इसके बजाय वहां से 25 सब्जेक्ट आ गए तो आपको 15 नीचे भेजने थे सूबाई के। आपने तो वो एक भी सारे अपने पास रख लिए नहीं, एक भी नीचे छोड़ दें आप। जो नीचे थे वो भी ऊपर ले लिए। तो इनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए था। ये जो छोटे तो आप जाए ना, फिर तो गए हुए ना। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन से हाथ हैं जिन्होंने ये 2 साल इंतजार करवाया आर्टिकल 140 ए पर। पहला 4 साल से हम कराची पैकेज, वफाक में आपके अलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फेडरल गवर्नमेंट उनके पास है, एक मिनिस्ट्री आपके पास है, आपके लोग बैठे हैं वहाँ पर। कराची पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है। आपको क्या लगता है कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अभी तो सिर्फ बातें हैं, अभी तो पता नहीं है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। आर यू गैस सेटिस्फाइड ऑन द कराची पैकेज इनिशिएटिव? प्राइम मिनिस्टर पहले सब पूछा था जब 1100 अरब रुपए आया था जी, तो मैंने कहा मुझे उम्मीद बहुत है, लेकिन कम वक्त यकीन नहीं आता है। और वजह इसलिए नहीं आता, कई ये बात आपने डायरेक्ट पीएम साहब से की है? उनसे भी की है। उनसे भी की है? जी। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई थी ना उससे पहले? हाँ, उसके बाद भी हुई है। और वजह ये कि ऐलानात कई बार हुए, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। तो इम्प्लीमेंट तो अभी भी नहीं। कोई 8वीं बार ऐलान हो रहा है ये? अच्छा, मुख्तलिफ जमातों के वो बार में सारे जितने ऐलानात थे वो सब जमा हो गए इस दफा। और जो कराची 1100 अरब दिए जा रहे हैं ना, जो 3 साल में कराची में लगे, जी जी, उस वक्त तक कराची तकरीबन 9,000 अरब जमा करा चुका होगा, रेवेन्यू दे चुका होगा। तो ये तो कोई रकम ही नहीं हुई कराची के लिए। फिर इसमें इस बात की एहतियात की गई, कौमी इत्तेफाक राय था, मैं बताऊँ कि एमक्यूएम की बल्दिया कम वक्त चली जाए तो फिर फंड आए। अच्छा, इसमें 2 खदशे हो सकते हैं कि यहाँ करप्शन हो सकती थी, तो इस बल्दिया को ना दी जाए। तो उन्होंने महफूज हाथों में दिए, जिनका 11 साल 13 साल कर रही थी का 13 साल का जिनका रिकॉर्ड है ना, सिंध गवर्नमेंट को दिए कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर से के जरिए चलवाएं, जो बेचारे एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनसीओसी तर्ज की कोई कमेटी बना के उसके बाद उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसके ऊपर चेक रखा जा सके। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ज्यादा बेहतर नहीं? मेरे भाई, ये कमेटियों से नहीं, कमिटमेंट से काम होते हैं दुनिया में। कमिटमेंट नजर आना चाहिए। कमेटियां नहीं, कितनी कमेटियां बनेंगी, कौन कौन सी बनेंगी, कमिटमेंट नजर आएगा तो सली हो जाएगी। इंतजार करते हैं। तय ये हुआ था कि कराची की बल्दिया को देंगे, उनको पता है कि ज़रूरत कहाँ पर है और कैसे है। और सियासी ज़रूरत ये थी कि इनके बाद दिया जाए, कहीं एमक्यूएम के खाते में ना चले जाए। मेरे यार, एमक्यूएम को समझने की कोशिश करो। दिन में कोई 12-15 घंटे बिजली शॉर्टेज मैं खुद अपनी आंखों से विटनेस कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बतौर इदारा
जब तक आप लोग ठीक ठाक पावर में रहे हैं, अब भी पावर में हैं, पब्लिक सारी आपकी बात सुनती है, ठीक है, आप उस इदारे को क्यों नहीं बतौर पार्टी शटअप कॉल दिलवाते उनसे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो ये बैठे शटअप कॉल ही तो दहशतगर्दी कहलाती है, ठीक है, ये शटअप कॉल ही तो दहशतगर्दी कहलाती रही है। अवाम के लिए खड़े हुए हैं ना, रोडों पे आते हैं, ये तो दहशतगर्दी के शिकों में एमकेएम के शामिल हुई हैं। कौन बदमाश आपको उसके नजर लिए आया? आईनी रास्ता भी तो है ना सर। आईनी रास्ता आपके विफाक की अलामत बैठे हैं यहाँ पर, गवर्नर उनसे बात करें, उन्हें कहें कि यार उनको कहें कि क्यों इतना जुल्म हो रहा है कराची के वाम के साथ। देखिए, ये तो हम तो बुनियादों को तलाश करें। जी पूरे पाकिस्तान में वापदा है ना, जी। कराची में क्यों नहीं? वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खालिद भाई, एक बात तो बनती है, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कराची को रिप्रेजेंट करती है, उनके पार्टी फंड्स ही इतने होते थे माशाल्लाह से कि वो चाहें तो पूरे कराची को रन कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं। ऐसा